मैम बैक कवर लेनी ये अनहाइजीनिक हो जाता है, वो कब ज्यादा गंदा हो जाता है। तो मॉडल नंबर ले लो, कर लेते हैं गिफ्ट देना। We are live now. फोन बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग कौन कौन सा स्केल पढ़े थे बता दो आदित्य। स्केल नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो, इंटरवल, ये चारों स्केल पढ़ चुके थे। उसके बाद कुछ और कंपेरेबल स्केल था और नॉन कंपेरेबल स्केल, तो हमको वो जानना है कंपेरेबल स्केल में क्या क्या था। क्या बोल रहे हो रोहित? मैम ये बुक नहीं लेके। अच्छा बुक नहीं लाया, ये सब तो याद रखना था। कंपेरेबल स्केल था आदित्य, यही बताएगा, आदित्य ही था और ऑनलाइन में कुछ लोग थे। तुम थे क्या? मैम कंपेयरिंग से हो गया कंपेयर। हाँ तुम तो थे कंपेरेबल। हाँ हमको याद है, मेरा याददाश्त एकदम ठीक है। लगा तो ठीक है। स्केलिंग टेक्निक में दो स्केल था, कंपैरेटिव स्केल, नॉन कंपैरेटिव स्केल। और कंपैरेटिव स्केल में पेयर्ड कंपैरिजन था, रैंक ऑर्डर कंपैरिजन था और कांस्टेंट सम था, जो तुमने पूछा भी था और मैंने ऑनलाइन में समझाया भी था, मुझे याद है। अब हमको पूछना है फिर, अब तुम बताओगे। सोनल प्रीति 73। बताइए कॉम्पिटिटिव स्केल कौन कौन से थे, बता चुके हैं, और किसमें क्या क्या सिचुएशन था। ये तो तुम बताओगे, ऑनलाइन में तुम लिखे थे या नहीं। काफी दिनों से हम पढ़ाई नहीं बोले बाबा कंपैरिजन में। हाँ तो कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स को ही कंपैरेटिव स्केल बोलेंगे, और कंपैरिजन 10 में एक साथ नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको बोल दिया गया है पेयर्ड कंपैरिजन। 10 में एक साथ कंपैरिजन कर सकते हो, कैसे करोगे वही बताओ, कैसे करोगे वही चीज जानना है। इंडिया के कैसे कैसे इंडिया और पाकिस्तान, तीन तो दो ही हुआ ना, इंडिया एक टीम हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया। अब कंपैरिजन कहाँ, 10 प्लेयर की बात नहीं कर रहे, टीम की को कंपेयर किया जा रहा है, तो टीम तो दो ही है, तो दो ही का हो रहा है। तुम यहाँ 5 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट हो, पांचों में कंपैरिजन करोगे तो कैसे कंपेयर करोगे, तुम उससे बेटर हो, वो उससे बेटर है, वो उससे बेटर है, ऐसे जाएगा। तो कंपैरिजन ठीक है, जो भी, तो फिर ऑर्डरिंग हो गया, रैंक ऑर्डर हो गया। अगर क्लास में 5 स्टूडेंट है और पांचों का हम रैंकिंग कर देते हैं तो वो तो रैंक ऑर्डर हो गया, फिर तो कंपैरिजन हुआ नहीं, हुआ कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे भी, लेकिन जो ऑर्डर हो रहा है वो रैंकिंग ऑर्डर हो रहा है ना। मान लो तुम्हारे पास 5 ब्रांड, तुम बात करते हो A B C D, ठीक है। अब इसमें से कौन सा बेस्ट है, तो या तो आप इसका कर सकते हैं रैंक 1 मान लीजिए इसका है, 2 इसका है, 3 इसका है, 4 इसका है, 5 इसका है, मान सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कंपैरिजन क्या हुआ, कैसे कंपैरिजन हो रहा है बताओ, कैसे कंपैरिजन हो रहा है बोलो। इस कंपैरिजन के तरीका को ही बोला जाता है रैंक ऑर्डर, ठीक है। इसमें से पांचों कंपनी का आप कंपैरिजन आपस में कर रहे हैं, आपके पास 5 कंपनी 5 ब्रांड है, कुछ खरीदने चाहते हो, 5 ब्रांड का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। फर्स्ट रैंक हम इसको देंगे, सेकंड रैंक इसको दे रहे हैं, थर्ड इसको दे रहे हैं, जैसे भी आप रैंकिंग ऑर्डर करते हो। या फिर क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं, तो किसी एक का हाईएस्ट मार्क्स आया होगा, वो फर्स्ट रैंक होगा, सेकंड मार्क्स जिसका आया होगा सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट रैंक होगा, थर्ड इसी तरह, फोर्थ इसी तरह हो जाएगा। अब ये चीज जो भी हुआ वो रैंकिंग ऑर्डरिंग हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद मान लो पेयर्ड की बात करो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, ए और बी ब्रांड, इन दोनों में
में कौन सा बेटर है, ए और बी में कौन सा बेटर है, कोई एक होगा। तो कंपैरिजन इन दोनों का करना है। फिर कंपैरिजन मान लो बी और सी का कर लेंगे, सी और डी का कर लेंगे, सी और डी का कंपैरिजन करेंगे। अब इस तरह से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इसको हम पेयर्ड कंपैरिजन बोलते हैं। मतलब हर बार आपके पास ऑप्शन दो ही मिल रहा है, उसमें से आप किसी एक को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को प्रेफर नहीं कर सकते हो, एक को ही करोगे ना। तो इन दोनों के कंपैरिजन में किसी एक को प्रेफर किए, इन दोनों के कंपैरिजन में किसी एक को किए। इसी तरह जो भी और भी कंपैरिजन हो सकता है, ए और ए का भी हो सकता है, डी और ए का भी हो सकता है, बी और डी का भी हो सकता है, और भी कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। सो ये जो कंपैरिजन का वे बनेगा दैट इज पेयर्ड कंपैरिजन। ये जो रैंकिंग हो रहा है दैट इज रैंक ऑर्डर, ठीक है। क्या रैंकिंग के बेसिस पर, ये ऑब्वियसली रैंक ही हो रहा है ना, तुम रैंक ही दे रहे हो ना सबको, तो रैंक ऑर्डर हुआ ना, क्या, ठीक है, समझ आ गया। ये हो गया खत्म, वो हो गया खत्म। अब थर्ड क्या था, रैंक सम ऑर्डर। ये हम तीसरी बार बता रहे हैं क्लास में, तीसरी बार बता रहे हैं, हाँ रैंक ऑर्डर। अब इसमें एक चीज और जान लो, जब पेयर्ड कंपैरिजन की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे 5 ब्रांड है तो 5 into 5 minus 1 by 2 ये पेयर्ड बनेगा, बताए थे, हाँ अब याद आ रहा है। 20 by 2 so 10, so 10 पेयर बनेंगे, ठीक है। ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, फिर ए बी, ए ई कर लो, बी डी कर लो, इसी तरह पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कितना बना सकते हो सब बन जाएगा। तो टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास। क्या नाम बताएं, नंबर ऑफ पेयर्ड फॉर्म जो हो रहा है वो बता रहा है ये, और इसका नाम जो है वो है पेयर्ड रैंक, पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर पेयर में कंपैरिजन कर रहे हो, सिंपली पेयर्ड कंपैरिजन, बात खत्म है। और रैंकिंग करके कंपैरिजन कर रहे हो तो रैंक ऑर्डर हो गया, ठीक है, समझ गए। तो आपको जब पेयर्ड कंपैरिजन करना होगा तो इस तरह से आएगा, दो ब्रांड के फॉर्म में कॉम्बिनेशन मिलेगा। जब आपको रैंकिंग करना होगा तो प्रोसेस ये होगा। थर्ड एक और ऑप्शन है, वो है कांस्टेंट सम कंपैरिजन। कांस्टेंट सम कंपैरिजन तो कर ही रहे हैं हम लोग, कंपैरेटिव स्केल है तो कांस्टेंट सम। ठीक है, अब कांस्टेंट सम क्या है वो देख लो। चलो हो गया। देखो इसमें क्या था, इस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, कोई कंपनी मान लो ए बी, इसी तरह जो भी आप जितना ब्रांड लोगे लो, इसमें कुछ मार्क्स इसके क्वालिटी के हिसाब से देखते हैं। तो क्वालिटी ऑफ ब्रांड ए कुछ होगा, कुछ मार्क्स देंगे इसको हम क्वालिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से कुछ देंगे, और कुछ सर्विस के हिसाब से, ठीक है। 3 स्टैंडर्ड हम डिसाइड कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम मार्क्स दे रहे हैं इसको, क्वालिटी, प्राइस, सर्विस। तो क्वालिटी, हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्वांटिटी भी हो सकता है। अच्छा, क्वांटिटी ऑलमोस्ट एक ही आता है सबका। तो क्वालिटी के हिसाब से ए बी सी हो गया। अब क्वालिटी के हिसाब से मान लो इसको 35 मार्क्स मिला, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से चलो 40 मान लो मिल रहा है। तो अब कितना हुआ इसका टोटल 75। तो 25 मान लो सर्विस के हिसाब से टोटल 100 मिल रहा है। 100 लेने से ही होता है, परसेंटेज के टर्म में रिजल्ट मिल जाता है तो आसान हो जाता है। अब इसमें भी 100 होगा टोटल, इसमें भी 100 होगा टोटल। ये वाला सारा टर्म एंड जो है ना, इसी को कांस्टेंट सम बोल रहे हैं, बिकॉज द लास्ट कॉलम द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ये जो तीनों कॉम्बिनेशन ले रहे हो उसका टोटल सम जो है वो इसमें भी 100 होगा, इसमें भी 100 होगा, इसमें भी 100 होगा। ये है कांस्टेंट रहेगा। इधर अलग हो सकता है इसका सर्विस बहुत अच्छा हो, क्वालिटी भी मान लो अच्छी हो,
ये प्राइस कम हो जाए और सबसे अच्छा तो इसको मान लेंगे हम, है या नहीं? 75 और प्राइस इसका 25 होता रहा, मान सकते हैं, यही चीज हो रहा है। अब इसी में हमारे में कुछ इसका 30, 40 है, तो इसके बेसिस पे कांस्टेंट सम कंपैरिजन के होता है। टोटल जो लास्ट कॉलम होगा दैट इज कांस्टेंट, जो स्टैंडर्ड हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसके डिफरेंट नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ आया? अब इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है ना, इस ब्रांड ए का प्राइस बहुत ज्यादा है, क्वालिटी ठीक ठाक है, हाँ? दूसरे वाले में आ जा रहे हो, सर्विस बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस कम है। दूसरे में आ जाओ, क्वालिटी भी ठीक ठाक है, प्राइस भी ठीक ठाक है और सर्विस अच्छी है। समझ में आ रहा है? यही चीज हमें कंपैरिजन करके देखना है। अब इसी पे स्टूडेंट्स का मार्क्स, अटेंडेंस और वो सब भी ले सकते हो कंपैरिजन के लिए। ठीक है, समझ गए? नॉन कंपैरेटिव यही तीन था। कंपैरिजन स्केलिंग टेक्निक में है आपके पास ये तीन ऑप्शन, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम, खत्म। अब इसके बाद नॉन कंपैरेटिव स्केल रहता है। ठीक है, समझ गए? इसमें सबसे पहले हम लिंकर्ट स्केल बताना चाह रहे हैं। लिंकर्ट बोलते हैं, LI है ना, नॉन कंपैरेटिव स्केल। चलो, लिंकर्ट स्केल क्या होता है? इसमें कुछ नहीं है, जो हम तुम लोगों को हो सकता है बहुत बार बताए हैं। 6 पॉइंट होता है, ठीक है, सही 5 पॉइंट होता है। वो जो 5 पॉइंट देता है ना, आपको बताया था मैंने, किसी चीज के लिए एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री। ये 4 स्केल है। मतलब कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आप गवर्नमेंट के इस प्लान से सहमत है? यस, तो ठीक है, यस नो, मान लो यस नो है। अगर है यस, इफ यस देन वही आता है, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री। या फिर उसमें एक और ऑप्शन है, 7 पॉइंट स्केल भी आता है। इसमें देखो, लिंकर्ट स्केल में 5 पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट स्केल है ये। फर्स्ट पॉइंट होता है स्ट्रांगली डिसएग्री, जो नेगेटिव में जाएगा, या फिर स्ट्रांगली एग्री रख लो, जो रखना चाहो। ठीक है, स्ट्रांगली डिसएग्री मान लो है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएग्री। थर्ड पॉइंट है नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, मतलब दोनों आ जाएगा, एग्री और डिसएग्री वाला दोनों पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? फोर्थ क्या आ जाएगा? एग्री। फिफ्थ क्या आ जाएगा? स्ट्रांगली एग्री। यही 5 पॉइंट को हम स्केलिंग को लिंकर्ट स्केल बोलते हैं, और यही एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यूज होता है। समझ गए? लिंकर्ट स्केल में यही है, 5 पॉइंट्स है। कुछ भी स्टेटमेंट बोला जाए, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होता है, क्या आपको लगता है प्रेजेंट सिस्टम ऑफ, जो भी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज राइट और रॉन्ग? राइट है तो ठीक है, रॉन्ग है तो उसमें भी फिर आपको स्पेसिफिकेशन देना है क्या है नहीं है। वो चीज को पॉइंट स्केल पे डिनोट करते हैं। लिख लो इस चीज को, नॉन कंपैरेटिव स्केल। It is also, it is known as summated rating scale. Summated rating scale. Summated. SUM. Summated rating scale. Which consists of a series of
statements, बेटे लिखो तो पहले, छोड़ो उसको। क्या लिखे वो स्टेटमेंट रोहित, कहाँ तक पहुंचे? Which contains statement, a series of statement था ना? A series of statements. हाँ, series of statement related to an attitude. Each statement in this scale, has 5 points. Has 5 points. देख लो 5 points को. Strongly disagree, strongly disagree, disagree, neither agree nor disagree. क्या था और? Agree and strongly agree. ये 5 पॉइंट होगा. एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, दिस इज एग्जाम्पल. ठीक है, जो टर्म आप लिखे है ना, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, वो सब एग्जाम्पल है. The Likert scale consists of 2 parts. The Likert scale consists of 2 parts. One item part, first item part, and second evaluation part. ठीक है, item part and evaluation part. In this scale, item part and evaluation part. पहला होता है ना प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी 4-5 रेटिंग डाल दिया, उसके बारे में पूरा पूछ लिया. उसके बाद आपके एटीट्यूड के बारे में पूछना चाह रहा है, तो इवैल्यूएशन पार्ट में वो आ गया. और जो पहला पार्ट है वो आइटम पार्ट है, आइटम के बारे में जितना जानकारी चाहिए उसको वो बताएगा. आपको इसका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा लगा, तो आप उसमें रेटिंग डाल दिया, या फिर आप उससे एग्री करते हो या नहीं, उसके लिए 4-5 लाइन आ गया. फिर दूसरा है उसके प्राइस से एग्री करते हो या नहीं, एग्री करते हो तो स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री वाला वही पूरा पॉइंट आ जाएगा. फिर दूसरा है क्वालिटी से एग्री करते हो या नहीं, तो ये सब आइटम का पार्ट हो गया, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी बात कर रहे हैं. दूसरा है इसके एटीट्यूड की बात कर रहे हैं. अब उसका अगर ये सारा कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है उस प्रोडक्ट में, उसके टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड क्या है, तो वो सेकंड पार्ट में आ जाता है इवैल्यूएशन में. लिखिए क्या लिखे थे स्टेटमेंट. In this scale there are equal number of favorable and unfavorable statements. Equal number of favorable and unfavorable statements. Favorable and unfavorable statements. ठीक है. The 5 points are also represented as this one. 5 points को एक 0 पॉइंट ले लिए मिड में. ठीक है, ये देखो एक स्पेसिफिक 0 पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट से टुवर्ड्स बताइएगा तो पॉजिटिव पॉइंट लिखिएगा. और यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने ये भी दिखाया है ना आपको, इक्वल फेवरेबल और अनफेवरेबल स्टेटमेंट होता है. 2 फेवरेबल स्टेटमेंट है, 2 अनफेवरेबल स्टेटमेंट्स है. पॉइंट्स 5 है, तो एक न्यूट्रल पॉइंट.
ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। यहाँ से अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉजिटिव है अगर प्रोडक्ट पे, तो आप इधर आओगे, अगर नेगेटिव है तो बैक जाओ। तो दिस इज 0 पॉइंट जहां से आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये आंसर तो समझ में सबको आ जाएगा, एग्री नहीं जे कर रहे हैं, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, ठीक है। अब इससे अगर आप एग्री करते हैं तो मूव कर दिया, ये इधर डिसएग्री करते हैं आप उधर मूव कर सकते हैं। स्ट्रांगली एग्री तो यहाँ से फिर यहाँ आ जाओगे, स्ट्रांगली डिसएग्री तो फिर यहाँ से वहां चले जाओ। और इसमें हमेशा 5 पॉइंट होगा, 1 0 पॉइंट दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। ये दोनों फेवरेबल और अनफेवरेबल ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें और भी ऑप्शन हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा यही स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाए, और स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। पॉइंट्स ये भी दिया जा सकता है, आप कितना मार्क्स देंगे, -1, -2, 0, 1 और 2, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन दिया है, खैर इसमें तो छोड़ दो, ये इतना देखो समझ में आया, कुछ और बताओ, इसका एग्जांपल्स तुम लोग बताओ क्वेश्चन और आंसर के साथ। अगर ये चीज समझ में आ गया ना, तो एटीट्यूड बेस्ड सर्वे करने के लिए आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है वो समझ में आता है। वो तो सबको पता है होगा ही, और इफेक्ट नेगेटिव हो या ना हो वो तो बात की बात है, वो तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा। तो प्रोडक्ट में इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए। सो टुवर्ड्स कुछ लोग ऐसा भी होते हैं ना जो इस्तेमाल भी करते हैं, उनको पॉजिटिव पॉइंट भी मिलता है, सब रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है, बट उसके टुवर्ड्स जो नेगेटिव एटीट्यूड है वही सो पाता है, ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है, नहीं होता है। तो फिर क्वेश्चन आया तो आप बना सकते हो। अगर एटीट्यूड बेस्ड सर्वे मैंने कहा था तुम लोगों को प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए, उसको बोला था कि आप लोग को क्या करना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, एटीट्यूड बेस्ड सर्वे करना है। अब लोगों को ओपिनियन जानना है उनका एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग, तो वो ओपिनियन बेस्ड सर्वे ही होगा। और अगर उसमें आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो क्वेश्चंस इसी तरह का होगा, समझे, क्वेश्चंस इसी तरह का होगा और ऑप्शंस भी इसी तरह के दे सकते हैं। बोलो, जैसे कुछ ऑप्शन बताओ, कुछ क्वेश्चन बताओ, कुछ भी तो दिमाग में आ रहा है। इंटरव्यू में क्या करोगे, इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछोगे बताओ। तो क्वेश्चन पूछने में सर्वे से मतलब कहाँ हो रहा है, रिसर्च कहाँ हो रहा है, दैट इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरव्यू मेथड की बात करते हैं, दैट इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। हम क्वांटिटी के टर्म में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सब पूछने का क्या मतलब है। हाँ, क्या पूछेंगे, क्या आपके पास प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, उनका रेट क्या है, उनका रेट क्या है, और सर्विसेज के बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोलो, हमको तो समझ में नहीं आया। कमेंट्स के लिए आपके पास तो क्वांटिटी है तो वो तो स्टोर वाला क्वांटिटी बता देगा, काम खत्म है, जाओ घर। हम यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे हैं। हाँ, लोगों के थॉट्स एटीट्यूड्स की बात करोगे तो तुमको स्टोर में लिखा हुआ मिलेगा, वो ट्रेंड की बात करोगे स्टोर में मिलेगा, हो सकता है करेक्शन रखे, अब सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वही दे देगा, तो फिर हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। एटीट्यूड बेस्ड सर्वे मींस क्या हुआ, लोगों का ओपिनियन जानना है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में वो किसको प्रेफर करते हैं और क्यों करते हैं, ये जानना होगा। हाँ? पूछ सकते हो, एटीट्यूड बेस्ड सर्वे आ सकता है इसमें। ठीक है, डोमिनोज पिज्जा में भी 3-4 ब्रांड है।
ठीक है ठीक है, पिज्जा का ब्रांड हो गया। आगे ज्यादा दिख रहा है तो उससे पता लगेगा। तो वो शॉप से रिकॉर्ड ले रहे हैं कि लोगों से पूछ रहे हैं, ये बताओ हमको। लोगों से पूछेंगे, लोगों से क्या पूछेंगे? पहला सवाल क्या होगा, आप पिज्जा खाते हैं या नहीं, ये सवाल होगा। डोमिनोज पिज्जा में जाके वो पिज्जा खाते हैं कि ये सब तो डोमिनोज पिज्जा में नहीं जा रहा है, वो पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा है, स्टोर की बात नहीं कर रहा है। यही पता करना है, खाने तो पूछना पड़ेगा। हाँ तो पूछोगे तो किनसे पूछोगे, कहाँ पूछोगे? शॉप में जाकर पूछ रहे हो, शॉप में नहीं पूछ रहे हो ना। तो शॉप में नहीं पूछ रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, डू यू लाइक पिज्जा, वुड यू लाइक टू हैव। ये तो नहीं पूछोगे क्योंकि तुमको देना तो है नहीं। तुम पूछोगे क्या, उनका लाइकिंग है या नहीं, ठीक है। या फिर उसके बाद क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, अगर आपको खाने में ऑप्शन मिले तो फिर आप क्या प्रेफर करेंगे, तो उस समय भी ऑप्शन देना पड़ेगा। क्या कहेंगे, तो ऑप्शन ही देते रह जाओ तुम पूरे जिंदगी भर, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है, फूड आइटम क्या। हाँ क्या चार्ज दोगे, तो हो सकता है वो चार में से कुछ नहीं खाता हो। हमको ये बताओ ना, तुम जो चार ऑप्शन दोगे, हो सकता है जो जिससे तुम पूछने जा रहे हो सकता है वो चार में से कुछ भी ना खाए। हम ऑप्शन देंगे नहीं, सीधा उसी से पूछ लेंगे आपका क्या फेवरेट, नहीं बोला। हाँ ठीक है, क्या है बता देगा। और अब यहाँ जो आंसर मिलेगा उसको क्वांटिफाई करना पॉसिबल है क्या? अगर आपको क्वेश्चन पूछना है आप क्या खाना पसंद करते हैं, क्वेश्चन यही है आपका। अगर ये है, एक मिनट, अगर ये पहले वो बोल रहा है ऑप्शन नहीं देंगे, तो फिर आप उसमें अगर बात करते हैं ऑप्शन नहीं देंगे तो आंसर बहुत हो सकता है, आंसर वेरी करेगा। क्यों नहीं करेगा, बहुत ज्यादा करेगा वेरी, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा। तो तुम क्वांटिफाई कैसे करोगे डेटा, कितने लोगों को क्या पसंद है, कैसे मिलेगा इन्फॉर्मेशन? हम तो पूरे एक दिन को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ज्यादा से रिजल्ट जो तुम लोग कभी रिसर्च नहीं कर। बात है मोदी है ना, तो उसको डिपेंड करना तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है, आप को लाइफ पसंद है, आपको पिज्जा पसंद है या नहीं, बात खत्म हो गई। ये सवाल सीधे पूछा जा सकता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि इनकम किसी का पूछ रहे हैं वो नहीं बताएगा, हम घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है ये, आप खाना पसंद करते हैं या नहीं, पिज्जा आपको पसंद है या नहीं, दैट्स इट। ऑप्शन यस और नो में आ जाएगा। यस नो के बाद ऑप्शंस आते हैं, कौन से ब्रांड का प्रेफर करते हो, ठीक है। अब उसमें 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी अवेलेबल है उस लोकेलिटी में डाल सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? उस ऑप्शन के बाद अब नेक्स्ट में जाते हैं, क्यों, वाई यू प्रिफर दिस ब्रांड। उसमें फिर आ सकता है, उसमें भी आपको ऑप्शंस खुद ही देना है, प्राइस के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, ये सब सर्विस के बेसिस पे। तो अब इसमें से तुम ऑप्शंस दोगे। अब उसके बाद ये सब क्या मिला, आइटम्स का इंफॉर्मेशन मिल गया। उसके बाद दूसरे में चले जाओ, उसके एटीट्यूड के ऑप्शन, इवैल्यूएशन मेथड में चले जाओ, मतलब इवैल्यूएशन पार्ट जो आता है उसमें आ जाओ। तो फिर क्या होगा, अगर आप प्रेफर इसको कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है इस सर्विस का सर्विस बेस्ट है, आप उसमें स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री वाला ऑप्शन डाल सकते हैं, आ जाएगा। क्या आपको लगता है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नीडेड है, एग्री डिसएग्री डाल सकते हो जाएगा। क्या आपको लगता है इसका प्राइस कुछ कम होना चाहिए, एग्री डिसएग्री, या फिर क्या आपको लगता है दिस प्राइस इज ओके, ऑप्शन हो सकता है। अब इस तरह से सवाल पूछोगे ना, क्वेश्चन तुमको ये दिमाग में रखना है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर का ऑप्शन भी तुम्हें ही देना है। अगर आंसर का ऑप्शन तुम कस्टमर पे छोड़ देते हो तो वैल्यू जो भी मिलेगा आंसर, वो पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा वैरी करेगा, और वो जो रिसर्च होगा दैट इज नॉट क्वांटिटेटिव रिसर्च, वो क्वांटिफिकेशन उसका पॉसिबल ही नहीं। खाने का ऑप्शन अभी आप लोग बोल रहे थे 200 से ज्यादा है ना, उससे भी ज्यादा है, 1000 है। अलग अलग प्लेस पे आप जा रहे हैं तो अलग अलग लोगों को अलग अलग खाना पसंद आएगा।
सबके पास अलग ऑप्शन है। अब उसमें तुम क्वांटिफाई कैसे करोगे किसके लोगों को कितना किस तरह का खाना पसंद है। अब उसमें फिर 2 3 4 ऑप्शन, फिर उसके हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा, इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, क्या है, ऑप्शन डालते चले जाओ। फिर उसके बाद अब उसके बेसिस पे, अब इंडियन में भी बहुत सारा ऑप्शन है, कॉन्टिनेंटल में भी बहुत सारा ऑप्शन है, चूज करते रहो। तो फिर तो पता चला तुम जितना रिसर्च, तुम्हारा एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन पूछने का, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च का था, वो कहाँ गया पता ही नहीं है, वो कहीं रैग में चला जाएगा, वो समझो वैनिश ही हो जाएगा। तो फिर रिसर्च का पर्पस ही खत्म हो गया ना। तो फिर आप करेंगे क्या, जिंदगी भर वही एक सवाल पूछते रहेंगे, मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये चीज एकदम दिमाग में रखो, जब तुम रिसर्च की बात कर रहे हो, क्वेश्चंस आपको पूछना है, आप क्वेश्चंस पूछने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, ये सोचते हुए भी कि आपको उस क्वेश्चंस का आंसर मिलना चाहिए, और आंसर्स भी आपके ऑप्शंस के हिसाब से मिलना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट ऐसा भी हो सकता है, एक ऑप्शन लास्ट में आप डाल सकते हैं, इन सारे ऑप्शंस के सिवा भी एक ऑप्शन हो सकता है दैट अदर्स करके डाल लो, हो सकता है ना। लेकिन अगर तुम पूरा का पूरा ऑप्शन तुम लिखना शुरू करोगे तो फिर पता चला कितने ही ऑप्शन है। जहां लिमिटेड ऑप्शन है वहां आप 2 4 ऑप्शन लिख सकते हैं, जहां लिमिटेड नहीं है, बहुत ज्यादा ऑप्शन, वहां क्या क्या लिखोगे तुम। एक ही पेपर है ना तुम्हारे पास, एक ही क्वेश्चन आया है ना, क्वेश्चन आया उसको दे रहे हो कि पूरा का पूरा जिंदगी का उसको हिस्ट्री लिखने के लिए दे रहे हो, अब लिखता रहेगा भरता रहेगा क्वेश्चन आए, आप जितना प्रिसाइज रखेंगे आंसर आपको उसी के हिसाब से मिलेगा ना। 10 बनने का क्वेश्चन आया किसी को दोगे, कोई फिल करके देना चाहेगा, किसके पास इतना टाइम है, देगा ही नहीं वो। 1 महीने बाद भी तुम सोच रहे हो, मेरे पास बहुत ऐसा क्वेश्चन आया जिसका हम आंसर आज तक नहीं दिए हैं, है हाँ, क्वेश्चन पड़ा हुआ है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था कि हम 5 पन्ना का क्वेश्चन फिल करके दें। होगा रखा हुआ, अब कहाँ होगा, ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन वैसा होना चाहिए जो 1 2 10 20 क्वेश्चन ठीक है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लेवल पे। अब 500 क्वेश्चन पूछोगे, 100 क्वेश्चन पूछोगे, 100 क्वेश्चन सुनने के लिए भी 100 मिनट चाहिए, आंसर चाहिए 100 मिनट सुनने के लिए। बस सोचे अगर 1 मिनट इंसान, तो कितना हो गया, कितना टाइम गया, 3 घंटे। सोचेगा अगर, वही हुआ ना, 100 200 मिनट हो गया, 200 मिनट में कितने घंटे गए, 3 घंटे से भी ज्यादा जा रहा है। 3 घंटे किसके पास है तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, है नहीं होगा। तो क्वेश्चनायर प्रिसाइज होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, क्वेश्चंस तुम पूछो, आंसर्स तुमको मिले, लेकिन टाइम भी लिमिटेड होगा। अगर आप 500 1000 क्वेश्चन का फिल करके देते जाएंगे तो पता चला कि कोई बढ़ेगा ही नहीं। और ये प्रॉब्लम कब होगा, पब्लिक ओपिनियन में, पीपल्स एटीट्यूड। जब रिसर्च की बात कर रहे हो तुम, एटीट्यूड बेस्ड रिसर्च की बात कर रहे हो, पर्संस का ओपिनियन चाहिए, तो ये ओपिनियन देने के लिए इतना टाइम कोई नहीं देगा। अगर इस रिसर्च में 3 4 घंटे का समय लगता है और वो मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च है, तो उसमें टाइम देता है इंसान, देता है या नहीं। किसी भी प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट हो रहा है, जितनी सारी मेडिसिन आपको दिख रही है, ड्रग्स दिख रही है मार्केट में, सबका किसी न किसी पर टेस्ट हुआ होगा। कुछ लोग अब उसमें क्या 3 घंटे 4 घंटे का समय नहीं देता इंसान, देता है ना। अब तुम मार्केट घूमने गए हो और रिसर्च के लिए तुमसे 5 2 3 घंटे का क्वेश्चनर फिल कराए, तो तुम क्वेश्चनर फिल करोगे कि घूमने गए हो करोगे, क्या करोगे, उतना टाइम नहीं होता है। यू हैव टू आस्क लिमिटेड क्वेश्चंस, और ऑप्शंस आप इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत बार आप क्वेश्चंस ऐसा पूछ लेते हैं जो उसके दिमाग में आया ही नहीं होगा, या फिर उस समय वो सोच ही नहीं पा रहा होगा उस बात को। क्या खाते हो, ठीक है आप पूछ लिया क्या खाना पसंद है, वो उसके दिमाग में आया ही नहीं कि आप किन किन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। वो कुछ भी और बोल सकता है जो आपके ऑप्शन पे पास भी। ऑप्शंस आप इसलिए देते हैं कि उसको समझ में आए कि अपना ओपिनियन उसको किसके नजदीक है, इन सारे ऑप्शंस में से कहाँ जा रहा है, उसका जो भी रिलेटेड है वो किससे जा रहा है। इस तरह से तुम ऑप्शंस दोगे ना, कुछ भी पूछोगे, कुछ भी बताओगे, तो फिर पता चले जिंदगी भर रिसर्च ही करे, कुछ रिसर्च का कोई ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल नहीं हुआ, ना कोई आंसर आया, ना कुछ हुआ। ठीक है,
अब एक काम तुम लोग करोगे, एटीट्यूड क्या मेजर करना है ये तुम लोग सोचो। 10 से 15 क्वेश्चंस का क्वेश्चन आयर बनाओ, नेक्स्ट क्लास में लेके आना है। क्वेश्चंस अभी जो हम एग्जांपल सैंपल बताए ना, उस तरह से लोगों का आपको क्वेश्चंस पूछना है और आंसर चाहिए। ऐसा 15 क्वेश्चंस जिसका रिस्पॉन्स भी ऑप्शंस पूछ के मत आना। तुम क्वेश्चन आयर बनाओ ना, पूछने का छोड़ दो। ऑब्वियसली ऑप्शन ऐसे रखने हैं जिसके मतलब 4 ऑप्शन रखे हैं, 5वां ऑप्शन वही है। ये डाल दो बिल्कुल। एटीट्यूड बेस्ड में तो ये आ जाएगा ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एटीट्यूड बेस्ड में लिंकर्ट स्केल इस्तेमाल हो जाएगा, जो 5 पॉइंट बता रहे हैं वो हो जाएगा। करके देखो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस बना के लाओगे तुम भी एकदम याद करके करो। ठीक है, एटीट्यूड बेस्ड करोगे तो लिंकर्ट ही इस्तेमाल करोगे ना। और भी हो सकता है, 7 एक्सटेंशन इसका और ज्यादा भी है। 7 पॉइंट स्केल भी है। 15 क्वेश्चंस, हम 15 बोल रहे हैं। 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ ऐसे ही होता है। अच्छा ठीक है, देखेंगे तो ठीक है कितना क्वालिटी क्वेश्चन है, हम देखना चाहेंगे। 10 से कम के रेंज में आ रहा है तो देखना चाहेंगे भाई क्या ऐसा है जो आप पूछ ले रहे हैं। 10 ही में क्वेश्चंस बनाना है। 10 to 15 क्वेश्चंस होना चाहिए विद ऑल द ऑप्शंस। आंसर्स तुम छोड़ दो, आंसर्स तो तुमको फिल नहीं करना है, वो तो तुम पूछोगे ना। उसके बाद ट्रायल प्रैक्टिकल जो उसका करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, बन जाएगा। कौन सा स्किल इस्तेमाल करोगे, कौन कौन बता दो। एटीट्यूड बेस्ड करोगे तो ये 5 पॉइंट ठीक है। और किस चीज का एटीट्यूड करोगे ये भी बता देना। क्वेश्चंस लिखना, ठीक है। क्वेश्चन आयर का आंसर पर 1-1, 2-2 घंटे क्वेश्चन आयर का कोई आंसर नहीं देता। हम तो बता रहे हैं, मेरे पास रखा हुआ है अभी तक। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ज्यादा 10-15 क्वेश्चन इज ओके। 10 to 20 क्वेश्चंस ओके है। वो किसमें बोलता है, कब बोलता है, जब आप रिव्यू देते हैं तब। अब रिव्यू उसका इतना ओपिनियन मैटर नहीं करता। और अगर उसी रिव्यू को डिटेल रिव्यू में लीजिए तो आपको सर्विस पसंद आया या नहीं, प्राइस पसंद आया या नहीं, क्वालिटी पसंद आया या नहीं, है ऑप्शन। क्वालिटी में क्या रेटिंग देना चाहेंगे, प्राइस में क्या रेटिंग देना चाहेंगे, ऐप की सर्विस में क्या रेटिंग देना चाहेंगे, सब कुछ है यार, सब कुछ है। हाँ सब कुछ आ जाएगा उसमें। क्वेश्चन तो बहुत है। अब वो जो जितना स्पेसिफिक होता है वो यस नो वाला तो आंसर नहीं होता है ना, उतना स्पेसिफिक होगा। आर यू सेटिस्फाइड, यस नो, ठीक है। इफ यू अगर यस नो हो जाता है उसके बाद टू व्हाट एक्सटेंट या फिर एटीट्यूड वाला आ जाए तो उसमें भी ऑप्शंस और मिलेगा। तो वो ज्यादा स्पेसिफिक होगा ना, ज्यादा स्पेसिफिक होगा, उसमें ज्यादा तुमको समझ में आएगा ऑप्शंस क्या है, किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर वही चीज यस नो में आ रहा है तो नहीं पता चलेगा। ठीक है। Students' opinion toward study in these days. अगर स्टूडेंट से सर्वे पूछो क्वेश्चंस क्या करोगे, तुम स्टूडेंट हो भी और वो भी हो सकता है, तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या है। पूछो क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। सब अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग क्वेश्चंस बनाओगे, ऐसा नहीं कि सब एक ही टॉपिक था ना और कॉपी पेस्ट मार देना। क्या बोलो बोलो, क्या बोले, क्या बोले। रिसर्च करके नहीं लाना है क्वेश्चन। अभी आप क्वेश्चन आयर बनाने के फेज में है, बनाइए। रिसर्च करके एनालिसिस इवैल्यूएशन सब बाद में करिए, पहले क्वेश्चन आयर बना लीजिए, ठीक है। यही दिक्कत है। क्या दिक्कत है, क्वेश्चन आयर ऐसे तो सवाल बहुत होता है पूछने के लिए। जब क्वेश्चन आयर बनाने के लिए बोला जा रहा है तो बहुत आपके पास दिक्कत है। क्या दिक्कत है, ऐसा क्या दिक्कत है। हाँ बताइए क्या पूछना है। इंटरवल स्केल, ठीक है बता रहे हैं। इंटरवल स्केल बताए थे लेकिन तो याद था। अच्छा है। देखो इंटरवल स्केल, सपोज दिस इज पुअर, सर्विस कैसा है, पुअर, गुड या फिर एक्सीलेंट, जो भी डालना चाहो। अब इसमें क्या है, पुअर और गुड एक पूरा का पूरा इंटरवल है। इसमें तुम सर्विस को कहाँ रखना चाहो। अगर यहाँ है तो क्या होगा,
दैट इज नियर अबाउट गुड है। इस तरह का इंटरवल है बस। अब आपको मान लो इसी चीज को अगर इसको कंपेयर करें रिव्यू जो करते हैं उसमें क्या होता है, स्टार इन्फॉर्मेशन, ठीक है, 5 होता है, 5 ठीक है। 5 स्टार, 1 स्टार का मतलब कुछ होता होगा, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तुम चाहो 3.5 स्टार देना, क्या ऑप्शन है देने का इसमें? 3.5 स्टार दिया जा सकता है, नहीं दिया जाता है, तो आपको 3.5 देना है तो आप क्या लिख सकते हैं ना, इंटरवल में आ सकते हैं। ये पॉइंट इस पोजीशन पे आपका है स्केल, ये क्या यूज होता है? होता है कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप ऐसे नहीं डाल सकते इंफॉर्मेशन। कितना इफेक्टिव है मेडिसिन, उसको डाल सकते हैं उसमें, बोलो। मैम जैसे 5 स्टार देंगे, हाँ, गुड में जाए, 5 स्टार पूरी तरह एक्सीलेंट में जा जाए, गुड एक्सीलेंट जो भी लेना चाहो, ठीक है, ठीक है। लेकिन इंटरवल में आप 3.5 का देंगे, क्या ये ऑप्शन नहीं रहता जब हम स्टार का बात कर रहे हैं? 1 2 3 4 इंटरवल के बारे में सर क्वेश्चन सेट किया तो क्या क्वेश्चन service is good or bad? What do you think? What kind of service is there? Good or bad? Good bad लिख दिया, ठीक है। अब ऑप्शन में उसमें उसको रिस्पॉन्स देना है, जहाँ देना चाहे वो देगा, मतलब स्केलिंग करेगा। हर क्वेश्चन को बस वही ऑप्शन गुड और बैड। हाँ ऐसे ही है। ये हाँ पोल वाला आता है, हाँ सारा इसका तो उसी तरह का सवाल आता है, ठीक है। इंटरवल में वही होगा, कभी कभी इंटरवल होता है वो ज्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट देता है, तो ये सारा स्केल हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्केल इस्तेमाल करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि एक ही स्केल जो पढ़ लिया हर जगह रखते चलो, है ऐसा नहीं है ना। हाँ तो मेजरमेंट एंड स्केलिंग, तो ये स्केलिंग टेक्निक क्यों इस्तेमाल हो रहा है? जो स्केल मेजरमेंट आप जानते हैं फिजिक्स के हिसाब से, इसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, अब ये तो एल्टीट्यूड के हिसाब से नहीं जाना जा सकता है, बता सकते हैं तुम्हारा जो एल्टीट्यूड है टुवर्ड्स स्टडी उसका 5 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड है, ऐसा बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। तो यहाँ पे जब हम इस तरह का रिसर्च करेंगे तो उसमें किस तरह का स्केलिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? मेजरमेंट इज मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं फिजिक्स के हिसाब से, और वो मेजरमेंट यहाँ पे क्योंकि स्केल डिफरेंट हो गया, स्केल ही बदल गया ना, ये मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर तो नहीं बोल सकते हैं, आप पसंद करते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो सिंपली ये चीज बोला जा रहा है कि आपको जिस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं उसका स्केलिंग किस तरह से होगा और उसका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। सो दिस इज स्केलिंग मेजरमेंट टेक्निक फॉर रिसर्च, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल्स भी देखो और उससे बनाओ भी, ठीक है। वही साथ में बताएंगे हम तुमको, आओ ना तुम नेक्स्ट क्लास में। पेयर कंपैरिजन भी लास्ट में बता दिए थे, यस तुम लोग देखते हो, नहीं पता नहीं क्या करते, हाँ बताए थे, लेकिन उसने हमें थोड़ा और अलग तरीके से बताया। क्वेश्चन आया ज्यादा अच्छा तो कंपैरेटिव वाला होता है। कंपैरेटिव वाले का अच्छा खराब नहीं बोल सकते किसी चीज को, क्योंकि ज्यादा बेहतर हम इसमें तो गुड और बैड, हाँ तो उसमें भी स्पेसिफिक मिलता है, लेकिन अब वो तुम उसको कितना स्पेसिफिक ले पाते हो ये भी बात है ना, लोगों को समझ में कितना आता है, आप सवाल पूछ किससे रहे उस पर भी तो डिपेंड है। व्हाट इज रिसर्च, अगर हम तुम्हारे क्लास से पूछे, वही ग्रेजुएशन में पूछे, वही 10th में पूछे, तो हर बार लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिससे आपको बात करनी है, जिस ऑडियंस से आपको बात करनी है, जिन लोगों का आपको ओपिनियन लेना है, उनका भी स्टैंडर्ड मैटर करता है या नहीं, करता है, तो सिंपल बात है, तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चनर को डिजाइन करोगे। अगर आप ये स्केल डिजाइन करते हैं तो हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ही ना आए, हो सकता है या नहीं, एग्री डिसएग्री वाला सबको समझ में आ जाएगा, उसके हिसाब से लो। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसके लिए ऑप्शंस ही वो सही है,
strongly agree, strongly disagree, neither agree nor disagree, agree, disagree, वो ज्यादा ऑप्शन उसके लिए सुटेबल होगा। एटीट्यूड बेस पे तो वही ज्यादा सुटेबल होगा ना। तो हम क्वेश्चंस, हमारे पास क्वेश्चंस क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट ही आंसर हमें ढूंढना है, और उसके हिसाब से ही आंसर को ऑप्शंस भी देना चाहिए, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो अपना ओपिनियन रखने में। क्योंकि कभी कभी आपको क्या होता है, आपका ओपिनियन आपके दिमाग में बहुत क्लियर है, बट सामने वाले को आप समझा नहीं सकते, समझा नहीं पाते, जो भी रीजन हो, बिकॉज ऑफ एनी रीजन नहीं समझा पाते, तो फिर आपके बाद सारा प्लान तो दिमाग में धरा रह गया। तो आपको बात जिस ऑडियंस से करनी है उसके लेवल को, उसका परसेप्शन लेवल जो है और आपका जो है, उस दोनों को कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज करना होगा, और उसी स्टैंडर्डाइज को कहीं ना कहीं स्केलिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बिट्टू? एकदम समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है सोनम, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन आवर बन जाएगा नेक्स्ट क्लास में। किसी you have to try and there is no way out, there is no option, there is no option to say no। ठीक है, बोलना है, करना ही है, वो पहला ही स्टेप होता है रिसर्च का, और ये आपको करना है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, चलो ठीक है।